हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। आज की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी थर्ड है, जिसमें आज का टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COPD भी बोलते हैं। यह भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से ही संबंधित बीमारी का एक पार्ट है जो हमारे सब्जेक्ट में दिया गया है। जिसमें पहला लेक्चर हमने बनाया है, उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने समझा है और एंटी एस्थमेटिक ड्रग, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से या आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं भैया आज का टॉपिक COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से या लंबे समय के बाद होने वाली। धीरे धीरे उसके लक्षण थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और वो लंबे समय से चलते आ रहा था और एक बीमारी हो गई। ठीक है, क्रोनिक लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ रुक रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, पल्मोनरी लंग्स फेफड़े की बात हो रही है, डिजीज जिसमें हमारी शरीर एबनॉर्मल हो जाती है, डिजीज। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज COPD। COPD एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे लंग्स में जो सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, जो ब्रोंकी में सूजन की वजह से हो सकता है या फिर एल्वियोली, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स कहलाता है, छोटी इकाई फेफड़े की, उसमें डैमेजिंग या फिर डिग्रेडेशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, COPD एक ऐसी अवस्था है जिसमें सांस लेने की जो प्रक्रिया है, लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, यह प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब उनके कुछ कारण होंगे। आपने ये देखा होगा, बहुत लोग ऐसे लक्षण आते भी हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है कई दिनों से, कई हफ्तों से। तो उसके कारण है, क्या क्या कारण है भैया, या उसी को COPD बोल देते हैं। तो कारण देख लेते हैं, ढेर सारे लिखा गया है यहाँ पे। मेन जो है इसमें टोबैको स्मोक या सिगरेट डायरेक्ट आप बोल सकते हो, सिगरेट का जो धुआं होता है उसके वजह से होता है। इसमें थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था, तो USA वगैरह जो वैसे तो डेवलप कंट्री है लेकिन वहां पे सिगरेट वगैरह ये सब चीजें आम बात है, तो वहां पे इसका सेवन बहुत ज्यादा होता है और वहां पे ये बीमारी भी ज्यादा रेशियो में देखी जाती है, COPD। ठीक है, टोबैको स्मोक ये हो गया एक, सिगरेट पीना उसके धुएं से, क्योंकि उसकी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसमें जो फॉरेन पार्टिकल हैं जो हमारे शरीर के लिए बाहरी हैं, हार्मफुल हैं, वो अंदर जाती हैं और ट्रेकिया ये सब चीजें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देते हैं। ल्यूकोट्रीन वगैरह मैंने अगले वीडियो में बताया है, ल्यूकोट्रीन ये सब चीजों के बारे में आप जरूर देखिए उसे, उसके बाद ये चीजें समझ आएंगी आपको ज्यादा अच्छे से। तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देते हैं जिसकी वजह से सूजन ये सब चीजें होती हैं, और सूजन होता है तो नली थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, इंडोर एयर पोल्यूशन, बायोमास फ्यूल फॉर कुकिंग, जो अंदर गैस, घर के अंदर गैस वगैरह यूज होते हैं खाना बनाने के लिए, उनके वजह से भी COPD होता है। तीसरा है एग्रीकल्चर एक्सपोजर, जो हम खेती में चीजें यूज करें जैसे खाद और मेनली तो इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयां, उसके जो हम जब छिड़काव करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लूइड के उड़ते रहते हैं जो हमारे नाक के रास्ते अंदर भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से भी COPD हो सकता है। चौथा पॉइंट लिखा है आउटडोर एयर पोल्यूशन, आउटडोर घर के बाहर के हवा में जो प्रदूषण है, जैसे इंडस्ट्री का धुआं, व्हीकल गाड़ी वगैरह के धुआं, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीजों की वजह से भी COPD होता है। बचा है जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक, पिता में, दादा में, किसी में हुआ था तो उसके वजह से भी COPD हो सकता है। ओल्ड एज, उम्र बढ़ती है तो उसके साथ भी ये परेशानी आ सकती है, COPD। सातवां है जेंडर, लिंग, मेल या फीमेल, इसमें इन फीमेल मोर चांस, महिलाओं में ज्यादा चांस होने के। अब ये मतलब नहीं है कि सिगरेट नहीं पीती वगैरह, ये सब चीजें से मतलब नहीं है, उनका फिजियोलॉजी एनाटॉमी कुछ अलग होता है पुरुषों के अलावा, पुरुषों की तुलना में। तो उनमें ऐसा देखा गया है कि फीमेल में ज्यादा चांस रहता है होने का COPD। 8वां है इन्फेक्शंस, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना,
उनके वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। ये 7-8 कारण हमने लिखा है, और भी हो सकते हैं कारण। ठीक है, अब सीओपीडी समझने एक ऐसी अवस्था है जिसमें सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि सूजन वगैरह हो जाता है। ठीक है ना, नली में, सांस लेने वाली नलियों में। तो ये कारण है। अब उसमें सिम्टम, लक्षण क्या आते हैं? लक्षण देख लेते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कमी होना, यानी कि हम आराम से ले रहे हैं, 1 मिनट में 16 से 18 बार या 16 से 20 बार बोलते हैं लगभग सांस लेते हैं, तो उसमें हो सकता है कमी आ जाए, जल्दी जल्दी लेना पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है फेफड़े में, नली ब्लॉक पड़ी है, जो इतनी चौड़ी थी वो एकदम चिपक गई है, लगभग थोड़ा सा बचा है ना। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरा विजिंग, घरघराहट, गले में घरघराहट की आवाज आएगी, ऐसे कुछ होता है। तीसरा क्रोनिक कफ, लंबे समय से खांसी आना, लंबे समय से खांसी आ सकता है, और उसी में स्पुटम, बलगम भी आ सकता है। चौथा फेटिग्यू, मूर्छित होना। ठीक है, मूर्छित होना यानी कि आदमी गिर सकता है चक्कर खा के, ये सब चीजें हो सकती है, या थकान होना। पांचवा है इनएबिलिटी टू फिजिकल वर्क, वो अयोग्य हो जाता है शारीरिक श्रम करने के लिए, जैसे दौड़ना, खेत में काम करना, सीढ़ी चढ़ना, इन सब चीजों में वो असमर्थ हो जाता है, सांस नहीं ले पाएंगे, तो जाहिर सी बात है हम ये सब चीजें काम नहीं कर पाएंगे। क्या आप देखते हैं, बोलते हैं लोग थोड़ी देर चले सांस फूलने लगा, फिर मुझे बैठना पड़ा, समझ रही बात? तो ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे। छठवां है चेस्ट प्रेशर, छाती पे हमेशा दबाव सा लगेगा कि दबा हुआ है, जकड़न सा है। वेट लॉस, वजन भी घटने लगेगा। ठीक, हमने सीओपीडी समझा और उसके कारण समझे क्यों होता है वो, और लक्षण में समझा कि ये सब चीजें आती हैं लक्षण। तो हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सीओपीडी होने के चांसेस है या हो गया है। ठीक, अब आते हैं फार्माकोलॉजी के हिसाब से हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी मेडिकेशन। सीओपीडी जो बीमारी है उसमें कौन सी दवाइयां दी जाती है, मेडिकेशन। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी की है, एंटी इंफ्लामेटरी, इनहेल ब्रोंकोडायलेटर, मिसलेनियस। इसमें कुछ चीजें जो है हमने कल के क्लासिफिकेशन में एंटी एस्थमेटिक ड्रग में पढ़ लिया है, उसको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको समझाने के लिए इसका मैकेनिज्म हमको थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा। आपको जब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। ओके, पहले हम एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन देखेंगे। एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन, एंटी का मतलब जान ही रहे आप, उल्टा, जो भी उसके सामने उनके उल्टा वर्क करेगा। इंफ्लामेटरी का क्या मीन है? इंफ्लामेटरी स्वेलिंग, सूजन। ठीक है, नली में जो सांस लेने वाली नली उसमें सूजन आया, वो पहले चौड़ी थी, अब सक्रिय हो गई, पतली हो गई। ठीक, तो इन्फ्लामेशन हुआ है और हम ऐसी दवाई दे रहे हैं जो इन्फ्लामेशन के उल्टा काम कर रहा है, सूजन के उल्टा, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। ठीक है, इसमें 2 तरीके का, कार्टिकोस्टेरॉइड और फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। कार्टिकोस्टेरॉइड अभी एंटी एस्थमेटिक ड्रग में हमने ये मैकेनिज्म इसका समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड में एक ऐसे दवाइयां हैं जो शरीर में सेल मेम्ब्रेन पे, कोशिका जो झिल्ली है उन पे दवाइयों ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को बढ़ा देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, तो इसको हम यहां नहीं समझेंगे क्योंकि बार बार एक ही चीजें बताना, वीडियो लेक्चर लंबा होगा, आप पहले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग हम समझेंगे फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। ये हमने नहीं समझा था, कल के दवाइयों में इसका जिक्र नहीं हुआ था, ये उनको एंटी एस्थमेटिक ड्रग की तरह यूज नहीं किया जाता है। देखते हैं फास्फोडाइएस्टरेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में PDE भी बोलते हैं। फास्फोडाइएस्टरेज ये एक एंजाइम है, फास्फोडाइएस्टरेज एक एंजाइम है। ठीक है, ये करते क्या है भैया, देख लेते हैं। ये इनके वजह से CAMP एंड CGMP इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड।
फास्फोडाइएस्टरेज एक एंजाइम है जिसके वजह से, जिसके उपस्थिति में इन दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये दोनों क्या है? साइक्लिक एमिनो मोनोफास्फेट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है, ये प्रमोट करता है फास्फोडाइएस्टरेज इन दोनों को, और इनके वजह से जो सेल्स हैं उनमें वर्किंग, जो ल्यूकोट्रीन, ये सब चीजें, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, वो इनके साथ मिलकर रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और स्वेलिंग वगैरह ये सब चीजें करवाते हैं। ठीक, स्वेलिंग होगा, सूजन होगा, तो जाहिर सी बात है सांस लेने में दिक्कत आएगी, ये सब चीजें होंगी। सांस लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम बर्थ टू टिल डेथ, जन्म से मृत्यु तक सांस लेते ही लेते हैं जो भी सजीव है। ठीक है, तो हमें भी जरूरी है। अब देखते हैं भैया इसमें हो क्या रहा है। जब ये आ रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे लंग्स स्वेलिंग, ठीक है, एक चीजें ये करा रहे हैं, ये कफिंग, कफ प्रोडक्शन, कफ बनवा देंगे और कफ बने लगे। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल इतने ज्यादा आ गए हैं, शरीर जो है उससे बचने के लिए ये सब चीजें कर रहा है, लेकिन हमारे शरीर का काम भी बिगड़ जा रहा है, ये दिक्कत हो जाता है। और क्या हो रहा है इसमें? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग फाइब्रोसिस। ठीक, ये 3-4 लक्षण या पीडी फास्फोडाइएस्टरेज की वजह से, सीएएमपी ये और सीजीएमपी ये दोनों प्रमोट होते हैं या फिर कैटालिस्ट की तरह ये काम करता है, इनको बढ़ावा देता है। और ये जब बढ़ते हैं तो ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन, इन सबको ये भी सपोर्ट करते हैं ताकि ये सब लक्षण आ पाए। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि वहां पे फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं। कफ बनना, कफ में खांसी और स्पुटम, बलगम, ये सब चीजें बनेंगे ताकि पार्टिकल्स बाहर निकले। लंग स्वेलिंग, सूजन आ जाएगा फेफड़ों में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो लंग्स है उसमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो अब हमें इनको रोकना है, क्योंकि इनके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। सीओपीडी, सांस लेने में बार बार दिक्कत हो रही है पेशेंट्स को। अभी हमने यहाँ पे लक्षण सब ढेर सारे लिखे थे। तो रोकने के लिए अब जाहिर सी बात सब चीजें पीडीई से ही स्टार्ट हो रही है, फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम से। तो ये अगर ना बने कि ये सब चीजें होंगी ही नहीं। ठीक, तो दवाई जो है इसमें आप देख सकते हैं थियोफाइलिन और रोफ्लुमिलास्ट, थियोफाइलिन आपने नाम सुना भी होगा, डेरीफाइलिन नाम से आता है, ब्रांड नेम है। तो उसी को देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं ड्रग थियोफाइलिन। ये हम जब इनहेल कर रहे हैं या पेशेंट्स को दे रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो पीडीई एंजाइम जो है इससे ये ड्रग बाइंड कर लेती है और इनके मैकेनिज्म को या इनके एक्शन को रोक देती है, जिसकी वजह से जब ये रुक गया, ये अगर रुक गया तो आगे ये सब चीजें होंगी ही नहीं और ये लक्षण आएंगे भी नहीं। तो पेशेंट्स रिलैक्स फील करेगा या फिर उसकी जो लक्षण आ रहे हैं सीओपीडी के वो कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक, और इसको मेनली ठीक करने के लिए सीओपीडी को स्मोकिंग अवॉइड करना पड़ेगा, फुल्ली छोड़ देना है, और रूटीन में एक्सरसाइज आना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़े, सांस लेने की क्षमता बढ़े, और डाइट प्लान अच्छा करना पड़ेगा। ये सब चीजें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसमें अगला है इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। ये भी एंटी एस्केमेटिक ड्रग है, तो उसमें इसका मैकेनिज्म हमने बता रखा है, जिसको आप देख लेंगे। उसमें यहां पे भी देख लेंगे थोड़ा सा ब्रोंकोडायलेटर जो है, जिसमें इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट
बीटा एगोनिस्ट। बीटा रिसेप्टर जो है सिंपैथोमायोटिक नर्वस सिस्टम जब पढ़े थे हम लोग कोलॉजी फर्स्ट में, तो उसमें था बीटा एगोनिस्ट। ये क्या करते हैं भैया, ये बाइंड करते हैं जो दवाइयां हम देंगे इनसे, और ये मेनली शरीर में इनका काम है कंस्ट्रिक्शन करवाना, कंस्ट्रिक्शन करवाना पल्मोनरी एरिया में, क्योंकि हमें श्वसन तंत्र से संबंधित दवाइयों की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब कंस्ट्रिक्शन, जो स्वेलिंग हुआ है वेन्स में, नसों में स्वेलिंग जो हुआ है, उसको अगर सिकुड़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है वहां जो पाइप है, विंड पाइप है, उनमें फैलाव आ जाएगा और सांस आसानी से पेशेंट ले पाएगा। ठीक है, तो ये होता है बीटा एगोनिस्ट में। मिसलेनियस ड्रग, मिसलेनियस से सीधे सीधे मीन होता है सहायक, सहायक दवाइयां। मेन तो ये फास्फोडाइस्टरेज है, कार्टिकोस्टेरॉइड है और बीटा एगोनिस्ट है। ठीक, मिसलेनियस सहायक, उसमें कौन कौन सी दवाइयां एग्जांपल आप देख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन थेरेपी। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने वाला, हमने कारण में इन्फेक्शन भी लिखा है, तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको ऐसी दवाइयां देनी पड़ेंगी कि इन्फेक्टियस एजेंट बैक्टीरिया वायरस किल हो जाए। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इन्हें देंगे और ये इन्फेक्टियस एजेंट को, या तो इनहिबिट करेंगे या तो किल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसमें एग्जांपल दिया एरिथ्रोमाइसिन और भी इजिथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है, दो एग्जांपल। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी, अब हम लोग सिम्टम में बात कर चुके हैं लक्षण में, कि पेशेंट जब सीओपीडी से सफर करता है, पीड़ित होता है, तो उसमें शार्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है, यानी कि सांस लेने में कमी हो जाना या ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचना लंग्स में, तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी जो नेबुलाइजर आपने देखा होगा लगाते हैं, तो उसमें नेबुलाइजर में थियोफाइलिन ये सब चीजें डालते हैं ताकि फुली हुई नसें, फुली हुई पाइप जो है श्वसन पाइप, वो फैल जाए। लेकिन जब ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, क्योंकि हम डिमांड पूरी कर पाए, ऑक्सीजन की डिमांड शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी आती है। तो हमने एंटी इंफ्लेमेटरी, इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर और मिसलेनियस में एंटीबायोटिक्स और ऑक्सीजन थेरेपी, ये चीजें देखा। कार्टिकोस्टेरॉइड ये आप देखने के लिए एंटी एस्थेमेटिक लेक्चर देख लेना। ठीक है, हमने सीओपीडी समझा और क्लासिफिकेशन समझा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, गुड डे।